महाजनपद काल भारतीय इतिहास का वह दौर था जब छोटे छोटे जन और कबीलाई राज्य अब संगठित जनपदों में परिवर्तित हो रहे थे। यह समय लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व का था, जब उत्तर भारत में 16 प्रमुख महाजनपदों का उदय हुआ। महा का अर्थ है बड़ा और जनपद का अर्थ है जन का क्षेत्र, यानी बड़े और संगठित जनसमूहों के राज्य। वैदिक काल के उत्तरार्ध में जब आर्यों का विस्तार गंगा घाटी की ओर हुआ तो जन समुदायों ने स्थायी बसेरों और कृषि आधारित जीवन अपनाया। इससे राजनीतिक संगठन और स्थायित्व की आवश्यकता पड़ी, जिसके चलते महाजनपदों का विकास हुआ। इन महाजनपदों ने आगे चलकर प्रथम बड़े साम्राज्य जैसे मगध, मौर्य और नंद वंश की नींव रखी। 16 महाजनपदों की सूची और उनका क्षेत्र। पाणिनि और बौद्ध ग्रंथों जैसे अंगुत्तर निकाय और महावग्ग में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये थे अंग, मगध, काशी, कोशल, वत्स, वज्जी, वृज्जी, मल्लक, चेदी, कुरु, पांचाल, अश्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, सुरसेन और मत्स्य। इन महाजनपदों में से कुछ आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। उदाहरण के लिए मगध, राजगीर और पाटलिपुत्र के पास, कोशल, अयोध्या के पास, अवंती, मालवा क्षेत्र और गंधार आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। इन राज्यों का क्षेत्रफल, सेना और प्रशासनिक संरचना क्रमशः बढ़ने लगी थी और कुछ महाजनपदों ने शेष पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास भी शुरू कर दिया। राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। महाजनपदों की शासन प्रणाली दो प्रकार की थी, राज्यात्मक राजशाही और गणराज्यात्मक गणतांत्रिक। जैसे मगध, काशी, कोशल जैसे महाजनपदों में राजशाही थी जहां एक राजा शासन करता था, जबकि वज्जी, मल्ल और शाक्य जैसे राज्यों में गणराज्य व्यवस्था थी जहां सामूहिक परिषद सभा द्वारा निर्णय लिए जाते थे। राजा का कार्य सिर्फ शासन नहीं बल्कि न्याय, सुरक्षा, धर्म और कर वसूली का भी था। राजाओं ने स्थायी सेनाएं बनाई, किलाबंदी की और नए नगर बसाए। राजनीतिक विस्तार के लिए लगातार युद्ध होते रहते थे। विशेषकर मगध, कोशल, काशी और अवंती जैसे महाजनपद लगातार एक दूसरे को पराजित कर वर्चस्व स्थापित करने में लगे थे। आर्थिक संरचना और शहरीकरण। महाजनपद काल में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के साथ साथ व्यापार, हस्तशिल्प और नगरीकरण ने गति पकड़ी। लोहे के औजारों के प्रयोग ने कृषि उत्पादन बढ़ा दिया था। पहली बार सिक्कों का प्रचलन हुआ, विशेषकर पंचमार्क सिक्के जिनमें विभिन्न चिन्ह अंकित होते थे। इन सिक्कों का प्रयोग बाजारों और व्यापार में होता था। इस समय व्यापारिक नगरों जैसे राजगृह, वैशाली, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी और उज्जैन का उदय हुआ। व्यापारी वर्ग, सेठ, वणिक का समाज में प्रभाव बढ़ा। लंबी दूरी के व्यापार में गाड़ी, बैल और नावों का प्रयोग होता था। व्यापारिक संघ, जिन्हें श्रेणियां कहा जाता था, इनका विकास हुआ। समाज और धर्म। महाजनपद काल में समाज और धर्म दोनों में बदलाव देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था अब कठोर हो चुकी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की भूमिकाएं निश्चित थीं। लेकिन इसी समय धार्मिक असंतोष भी उभरने लगा था। यज्ञों और कर्मकांडों से त्रस्त जनमानस ने सरल और करुणामय धर्मों की ओर रुख किया। इसी पृष्ठभूमि में जैन धर्म, महावीर और बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इन धर्मों ने अहिंसा, आत्मसंयम, सत्य और मोक्ष की राह दिखाई और वर्ण आधारित भेदभाव का विरोध किया। वैशाली, कपिलवस्तु, श्रावस्ती और राजगृह जैसे नगर इन आंदोलनों के केंद्र बने। संस्कृति, शिक्षा और शिल्पकला। महाजनपद काल में नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों की नींव पड़ी। यहाँ वेद, व्याकरण, खगोलशास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। इसी समय पाली और प्राकृत जैसी लोक भाषाएं प्रमुख बनी, जिससे धार्मिक उपदेश जनता तक पहुंचे। शिल्पकला में लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के भवन, स्तूप, विहार, मूर्तियां आदि बननी शुरू हुई। श्रमजीवी वर्ग जैसे कुम्हार, लोहार, बुनकर, जौहरी आदि समाज के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। शहरी जीवन में नया सौंदर्यबोध उभर रहा था। भवनों में सजावट, चित्रकला और बाग बगीचों की परिकल्पना शुरू हुई। महाजनपद काल भारत में राजनीतिक एकीकरण, धार्मिक क्रांति और शहरी संस्कृति के विकास का प्रमुख कालखंड था। यह समय वैदिक जीवन से एक कदम आगे जाकर संगठित समाज की ओर बढ़ने का द्योतक था। इसी समय की नींव पर मगध साम्राज्य, मौर्य वंश और आगे चलकर गुप्त युग जैसे स्वर्ण युग खड़े हुए। इस काल के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिवर्तनों ने भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति को स्थायी रूप से प्रभावित किया। यह वह युग था जब भारत पहली बार वैश्विक बौद्धिक और सांस्कृतिक मानचित्र पर उभरा।